महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग एक वक्त का खाना छोड़ चुके हैं। कनाडा में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिना ब्रेकफास्ट के स्कूल में जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे घरों के लोग थे जो फूड बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। जस्टिन ट्रूडो पे इतना दबाव बन जाएगा कि उनको जवाब देने होंगे इन सारी बातों को। जो कुछ गर्मियों की छुट्टियों में हुआ, जो महंगाई बढ़ रही है, लोगों की कमर टूटी हुई है, हमारे इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ चुके हैं, लोगों को अपने घर बेचने पड़ रहे हैं। नहीं, उनको क्या यूपी पुलिस चाहिए जांच? मैं पंजाब पुलिस के फेवर में हूँगा। जिनके बालों को देख के लोग मोहित हो जाते थे, कि इनके भंगड़े को देख के लोग सोचते थे कि ये एक सही मायने में गोरा पंजाबी है, इस तरह की बातें होती थी। I've always maintained that he is an idiot. जस्टिन ट्रूडो बेसिकली आपके यहाँ के इमरान खान है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, इंटरनेशनल रिलेशंस को यूज कर रहे थे, देशों के साथ संबंध खराब भी करने को तैयार थे, जस्ट टू सर्व हिज डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट। 6 साल का बच्चा वोट नहीं दे सकता। 6 साल का बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो स्कूल साइकिल से जाएगा या बस से जाएगा या कैब से जाएगा। 6 साल का बच्चा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन वो ये डिसीजन ले सकता है कि वो लड़का है या वो लड़की है, ये वो खुद डिसाइड करे। एक वॉर चल रही हो रशिया और यूक्रेन की, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी धर्मपत्नी के साथ हमारी हाउस ऑफ कॉमन्स में बतौर गेस्ट आए हों और आके एड्रेस करना उन्होंने, और वहाँ पे एक नाजी को बुला के, एक वॉर क्रिमिनल बुला के सल्यूट किए जा रहे हैं, और गेस्ट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनकी धर्मपत्नी और पूरी कैबिनेट उठ के स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है 2 बार। किसान आंदोलन जैसे जब हुआ, उसमें जो केसेस रजिस्टर हुए, इवन मर्डर के जो केसेस रजिस्टर हुए थे, वो तक गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए। मतलब नोवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई सरकार ऐसा नहीं करती है कि आप मर्डर करके और फिर आपको माफी दे दी जाए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगे। और आपकी सूचना के लिए बता दूं कि हमारा पेट्रियन का जो पेज था वो फिर से डिलीट हो गया है। ये चौथा या पांचवा हैंडल था जो हमने बनाया था। बार बार टारगेटिंग से तंग आकर के हमने डिसाइड किया कि अब हम पेट्रियन पे फिर से हम रजिस्टर नहीं करेंगे। तो अगर आप पेट्रियन पे हमें सपोर्ट करते थे तो बाकी के दोनों ऑप्शंस खुले। और आई एम रियली सॉरी, मैं काफ़ी दिन से आ नहीं पाया बिकॉज तबीयत ठीक नहीं थी, अस्वस्थ था। अब स्वस्थ हुआ हूँ, तो आशा करता हूँ कि अब आपसे रेगुलर हमारी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और आज हमारे साथ हैं मिस्टर समीर कौशल। हाउ आर यू पाजी? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच वैभव जी। समीर जी कनाडा में रहते हैं और काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे एक रेडियो शो होस्ट करते हैं। शेरे पंजाब रेडियो FM स्टेशन है वहाँ पे, उसके ऊपर। और जो कनाडा की राजनीति है, जो कनाडा का जो समाज है, जो इंडो कैनेडियन रिलेशंस है, उसके ऊपर बात करने के लिए हमको इनसे बढ़िया गेस्ट नहीं मिल सकता था। सो वी रिक्वेस्टेड हिम एंड ही हैज़ बीन कर्टियस इनफ to grant us his valuable time। तो पाजी सबसे पहले इसको जब डिस्कशन शुरू करते हैं, ये जो एक पिछले 2-3 महीने से जो तमाशा लगा हुआ है, ये निज्जर के ऊपर जो ट्रूडो ने बोला कि हमारे पास एविडेंस है, G20 को भी स्पॉइल करने की कोशिश की। G20 में आकर के आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं एक मल्टीलैटरल मीटिंग अटेंड करने के लिए, और आप जो होस्ट कंट्री है आप उसको मलाइन करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और वो भी उस वक्त जब वो कंट्री पहली बार G20 जैसी बड़ा इवेंट जो है वो होस्ट कर रही है। मतलब एक कहते हैं ना कि इंडियन डिप्लोमेसी या इंडिया की जो ग्लोबल राइजिंग पावर है, उसका एक वाटरशेड मोमेंट था वो G20 जो था। तो ट्रूडो ने ऐसा किया क्यों? बिकॉज आप के वहाँ पे वो प्रधानमंत्री हैं, तो आप मुझे जरा बताइए कि उनके माइंडसेट कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन ही इज एंड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन एक्चुअली डज सच अ थिंग। लोग नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। पहले तो वैभव जी थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को आमंत्रित किया, और डीओ न्यूज़ को हम वहाँ पे सुनते हैं और बहुत ध्यान से इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि कंटेंट जो है बहुत सीरियस भी है और साथ के साथ इंफॉर्मेटिव भी है। थैंक यू। और फैक्चुअल भी है। जहाँ तक बात आपने कही कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जो हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जिस तरह से ये एविडेंस की बात नहीं उन्होंने की क्रेडिबल एलिगेशंस की। तो ये एक नई तरह की टर्मिनोलॉजी उन्होंने दी है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं तो उनकी बात का असर डेफिनेटली बनता है।
कनाडा के लोग भी, और ख़ास तौर से जो प्रो खालिस्तानी लॉबी है, सारी सिख कम्युनिटी तो नहीं है लेकिन उसमें से कुछ एक लोग जो प्रो खालिस्तान आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बात को पिछले काफ़ी लंबे समय से कह भी रहे थे, क्योंकि वो एक एंटी इंडियन अप्रोच उनकी चलती है और हर चीज़ में एजेंसीज और हर चीज़ में रॉ और हर चीज़ में भारत की सरकार, उसके ऊपर उनका निशाना रहता है। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो कैनेडियन पॉलिटिक्स है, ख़ास तौर पे इस टाइम पे जो सत्ताधारी सरकार है या इनके साथ की जो उनको अलायंस तो नहीं बोलेंगे लेकिन इनका अग्रीमेंट हुआ विद द एनडीपी, जो नेशनल हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके जो चीफ हैं वो मिस्टर जगमीत सिंह हैं, जो खुद भी खालिस्तानी सपोर्टर हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें 3-4 चीज़ें हैं अगर इसको गौर से देखा जाए कि आखिरकार कहा क्यों, किस टाइम पे कहा और उसका मतलब क्या बनता है। जैसे G20 में आपने कहा, G20 में सिर्फ इस G20 में ही जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, इनको जिस तरह का यहाँ पे वेलकम मिला, ये केवल इंडिया में ही नहीं, ये जो इससे पहले G20 हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन इंडोनेशिया आई थिंक, वहाँ पे भी ऐसा होता है। जब चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने इनको ऑन कैमरा स्कोल्ड किया था, क्योंकि कुछ ऐसी बात जो डिप्लोमेटिक कुछ बातचीत थी वो बंद कमरे में हुई, जिसको इन्होंने बाहर किया। तो शी जिनपिंग ने इनको ऑन कैमरा स्कोल्ड किया था और उसको लेके काफ़ी हो हल्ला मचा। उससे पहले जब यूएस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ कुछ बातचीत करने के बाद इन्होंने मीडिया में कुछ बात की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में मीडिया के सामने आके कहा कि मेरे एयरफोर्स 1 में टीवी चलता है और मुझे पता है कि तुमने क्या कहा, डोंट थिंक कि मेरे को ये चीज़ें नहीं पता। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो अपनी कुछ बयानबाजी को लेके, उसके पीछे उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर फोकस रखा जाए कि इस रीसेंट जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19 सितंबर को जो हुआ, उस दिन कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन्स का, जैसे हमारी यहाँ पे लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स का, हमारे हाउस ऑफ कॉमन्स का फॉल सेशन का पहला दिन था। कनाडा के रियल इश्यूज से हट के इस इशू के बारे में बात की गई। कनाडा के रियल इश्यूज जिन पर बात होनी चाहिए थी वो थी हमारी हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर एक प्रोविंशियल मैटर है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बहुत बार फेडरल गवर्नमेंट से मिल चुकी हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें भी एक हेल्थ मिनिस्टर है जो अपनी फंडिंग जो है वो सभी प्रांतों को देते हैं, जो प्रोविंस जिसको बोलते हैं हम। उसके अलावा हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा मामला है, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, लोग अपने घर बेच रहे हैं। इन्फ्लेशन इस टाइम सबसे ज़्यादा हाई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग एक वक्त का खाना छोड़ चुके हैं। कनाडा में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिना ब्रेकफास्ट के स्कूल में जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे घरों के लोग थे, जो फूड बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं खाना लेने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। और इसमें भी कुछ ऐसे इश्यूज जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से, इसी गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग्स दी गई। वी चैट एक बहुत बड़ा कथित तौर पे स्कैंडल हुआ था। इसी तरह से और कई स्कैंडल्स हुए जिसमें जस्टिन ट्रूडो, इनकी फैमिली, इनके भाई, इन सब का जिक्र आता था। इनकी इनफैक्ट इनके माता जी का, इनकी जो धर्मपत्नी रही, अभी तो सेपरेशन में चले गए, उनका कहीं ना कहीं जिक्र आता था कथित तौर पे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फोकस के ऊपर थी। महंगाई सबसे ज़्यादा थी, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी थी, जो हमारे वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है ड्रग्स की चल रही है, ओवरडोज डेथ्स की चल रही है, ये सारी समस्याएं। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो शायद कोई व्यक्ति नहीं मानेगा, वो था फॉरेन इंटरफेरेंस, विदेशी ताकतों की दखलंदाजी। वो किस तरह से थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स की ही रिपोर्ट्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में हमारे कई तरह की डिफरेंट कमेटीज़ बनी हुई हैं जो डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करती हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उनके पास डिस्कस करते हैं। तो विदेशी दखलंदाजी, जिसको फॉरेन इंटरफेरेंस कहते हैं, उसके मामले थे जिसमें चीन की सरकार, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनके द्वारा जो सही एविडेंस के साथ जो चीज़ें प्रस्तुत की गई कुछ पार्लियामेंटेरियंस द्वारा, और इनफैक्ट जो हमारी जांच एजेंसी है, जो हमारी सीसिस है, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस जो है, उनके द्वारा, उनके जो चीफ हैं डेविड विग्नॉल्ट, उनके द्वारा जो जानकारियां दी गई कि इस तरह से दखलंदाजी हो रही है। और एक रिपोर्ट ग्लोबल मेल न्यूज़ ने लगाई, वहाँ का जो बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लगाई कि 2019 और 2021 के जो फेडरल इलेक्शन हुए, उसमें सीसीपी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इनके द्वारा कथित तौर पर दखलंदाजी की गई उन 2 इलेक्शंस में। और 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन कैंडिडेट्स थे जिनको
कथित तौर पे धनराशियां दी गई। ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत हो हल्ला मचा कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि ये जब ये बात मीडिया में आई, मीडिया से बाहर निकलनी शुरू हुई, हाउस ऑफ कॉमन्स में गई, तो विरोधी नेताओं ने पूछा भाई कौन है बताओ। तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा क्लासिफाइड बातें हैं, इनके बारे में बात नहीं कर सकते, ये चीज़ें तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हैं, इनके बारे में कैसे बात करेंगे। तो जो ऑफिशियल ऑपोजिशन है वो है कंजर्वेटिव पार्टी, कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी। इनके जो अभी पहले इनके प्रधानमंत्री भी रहे हैं स्टीफन हार्पर। उस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में बने, उसके बाद ये मिस्टर मोदी वहाँ पे गए भी। स्टीफन हार्पर आते भी रहते हैं, अभी भी आते रहते हैं। काफ़ी उनका ट्रेड और कई चीज़ों के साथ, अल्बर्टा की गवर्नमेंट है, यॉर्क गवर्नमेंट जो कंजर्वेटिव पार्टी, उनके साथ आते रहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इस सारी बात में जो कंजर्वेटिव पार्टी के इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं पियर पॉलिएव, उनके द्वारा इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया गया हाउस ऑफ कॉमन्स में कि भाई ये कौन है लोग। और इसके अलावा बहुत सारे कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज थे जिनको या उनके फैमिलीज को कथित तौर पे धमकियां दी जा रही थी, सीसीपी के कुछ एजेंट्स कहें या सरकार कहें या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड लोग कहें उनसे। इससे भी ज़्यादा आगे की बात ये थी, अब ये कनाडा का, आपको मैं सिर्फ बाहर का हाल बता रहा हूँ, अभी निज्जर वाली बात पे नहीं हम आए। तो इशू क्या चल रहे हैं, आरसीएमपी जो हमारी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, उन्होंने इस बात को माना कि कनाडा में चीन की सरकार ने 5 पुलिस स्टेशन खोले हुए हैं। 5 पुलिस स्टेशन कैनेडियन सॉइल पे एक फॉरेन की कंट्री खोल के बैठी है, जिसमें से 3 थे GTA जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है, और 2 थे वैंकूवर और रिचमंड जो ब्रिटिश कोलंबिया वाली साइड है, इस पे कहे जा रहे थे। जिसके ऊपर आरसीएमपी ने बताया कि हम इन पे नज़र बना के रखे हुए हैं और हम इनके जो ऑपरेशंस हैं उनको डिसरप्ट कर रहे हैं। डिसरप्ट कैसे कर रहे हैं, बाहर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि कोई बातचीत ना हो, अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। फिर ये कहना शुरू हुआ कि ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, ये तो सर्विस सेंटर्स हैं, इनमें तो सर्विसेज दी जाती हैं। जबकि इनके कॉन्सुलेट हैं, इनके हाई कमीशंस हैं, इनके एम्बेसडर बैठते हैं, इनके काउंसिल जनरल्स बैठते हैं। लेकिन ये 5 फिर जो पॉइंट्स थे, इनको किस तरह से सर्विस सेंटर मान जाए, ये भी एक सवाल उठना शुरू हो गया। और आरसीएमपी इस चीज़ को मान रही है, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीज़ें खासतौर से विदेशी दखलंदाजी का मामला, इस मामले पे फॉल के सेशन से पहले, क्योंकि गर्मियों का सेशन था, उससे पहले गर्मियों में छुट्टियां थी हाउस ऑफ कॉमन्स की, लेकिन उससे पहले जो स्प्रिंग सेशन था उसमें ये बार बार बात उठाई जा रही थी कि हमें पब्लिक इंक्वायरी चाहिए इस मामले में, फॉरेन इंटरफेरेंस के मामले। उसी टाइम पे फॉरेन इंटरफेरेंस का जब ये मामला चाइना की गवर्नमेंट को लेके हमारी जो जांच एजेंसी है वो कह रही है, हमारी आरसीएमपी कह रही है, लोकल लीडर्स कह रहे हैं, 2019-2021 के इलेक्शंस की बात हो रही है। WSO द्वारा एक आर्टिकल लिखा जाता है उसमें, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, उनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी दखलंदाजी कर रही है और बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है इस सरकार के ऊपर उनका, चाहे वो किसी भी तरह से हो, पॉलिटिशियंस के बेस से कहा जाए या एक वोटर बैंक के तौर पे कहा जाए। और वो जब चीज़ें लगी, उनमें जो उन्होंने अपने रिसर्च की या जो भी उसमें उन्होंने कंटेंट दिए, कैन बी आर्गुएबल, माने या ना माने अपनी अपनी मर्जी हो सकती है, लेकिन उन चीज़ों को मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी शायद वो सोचते थे। मिली, लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी चाइना की इंटरफेरेंस को, जो कि फैक्चुअल सामने रखी गई और हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस पे बात हो रही उस पे हो रही थी बात। और इतना प्रेशर बन रहा था इस सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि बात ये आ रही थी कि पब्लिक इंक्वायरी की अगर बात हो जाती है तो चीज़ें खुल के बाहर आ जाएंगी। और उसमें जस्टिन ट्रूडो, जो कि ऑलरेडी बहुत इस टाइम पे अनपॉपुलर चल रहे हैं, और उनके जो ध्रुव विरोधी लीडर हैं पियर पॉलिएव, वो बहुत आगे चल रहे हैं पॉपुलैरिटी के लिहाज से, बहुत आगे चल रहे हैं और उनकी पार्टी को अच्छा लोगों का सहयोग मिल रहा है। इसी में एक सबसे बड़ी बात जो ये हो गई कि जस्टिन ट्रूडो पे जब इस बात का वज़न बढ़ना शुरू हुआ कि आप पब्लिक इंक्वायरी कीजिए, तो उन्होंने कनाडा के फॉर्मर गवर्नर जनरल सर डेविड जॉनसन, उनको स्पेशल रेपोटार नियुक्त किया। स्पेशल रेपोटार की जो एक पदवी है या डेजिग्नेशन है, ये भी अपने आप में बनाया हुआ है। कुछ क्या है, सारे हंसते थे कि एक स्पेशल रेपोटार क्या चीज़ है। वो कहते हैं ये स्पेशल रेपोटार बना दिया और इनका बहुत नाम है, बहुत पुराने ये गवर्नर जनरल रहे हैं, इतना बड़ा इनका नाम है। तो वो भी लोगों ने चीज़ें सामने लाई, जो विरोधी पार्टियां, वो कहते हैं ये तो इनके पिताजी के दोस्त रहे, इनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे तब ये गवर्नर जनरल थे, और इनके बच्चे और जस्ट
पियर एलियट ट्रूडो, जो जस्टिन ट्रूडो के पिता थे, इनके बच्चे, जिसमें जस्टिन ट्रूडो भी हैं, ये इकट्ठे ग्राउंड्स में खेलते रहे। और वो बताते हैं कि हाँ, पियर एलियट ट्रूडो के बच्चे जो हैं वो स्कीइंग पे इकट्ठे जाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। फैमिलीज़ का आपस में बड़ी घनिष्ठ संबंध रहा। तो वो कहते हैं ये तो अपने फेवर में करने के लिए उन्होंने इनको कर लिया, तो ये क्यों किया। और जो स्पेशल रिपोर्टर नियुक्त किया गया उसमें भी एक कंडीशन जस्टिन ट्रूडो ने रखी कि ये बताएंगे कि क्या पब्लिक इंक्वायरी की ज़रूरत है या नहीं है। कहते ये जो कंसर्न पार्टीज हैं उनके साथ बात करेंगे, जो कमेटीज़ बनाई हुई हैं, बेसिकली 2 कमेटी हैं, उनके साथ बात करेंगे और फिर ये एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचेंगे कि वेदर वी नीड अ पब्लिक इन्वेस्टिगेशन और नो। तो एट द एंड कहते जी उन्होंने बोल दिया कि पब्लिक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा हो हल्ला मचा, भाई कैसे हो सकता है, बार बार ये बातें हुई। तो वो जो स्पेशल रिपोर्टर थे वो रिज़ाइन कर गए अपनी उस पोजीशन से। मैं भाई अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर रहा हूँ कि इनफ इज़ इनफ, रिज़ाइन कर गए। इनके ऊपर दबाव पड़ रहा था पब्लिक इंक्वायरी का। और जैसे मैंने पहले कहा कि चाहे सहयोगी ना कहें, लेकिन एक एग्रीमेंट में इनके साथ जुड़े हुए हैं जगमीत सिंह, उनको भी पता है कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू। और जो कैनेडियन लोग हैं, जो कैनेडियन देशभक्त हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी को बहुत सीरियस लेते हैं। उनको भी ये आवाज़ उठानी पड़ी कि भाई पब्लिक इंक्वायरी लेके आओ। उन्होंने एक डिमांड भी रखी। तो फॉल सेशन में उम्मीद जताई जा रही थी कि फॉल सेशन के पहले दिन जस्टिन ट्रूडो पे इतना दबाव बन जाएगा कि उनको जवाब देने होंगे इन सारी बातों के। जो कुछ गर्मियों की छुट्टियों में हुआ, जो महंगाई बढ़ रही है, लोगों की कमर टूटी हुई है, हमारे इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ चुके हैं, लोगों को अपने घर बेचने पड़ रहे हैं। बहुत से आप बिलीव करिए कि एक जो यंग जनरेशन है वो तो घर बनाने का एक सपना भी नहीं ले सकते, ये हालात हो चुके हैं, जो सच्चाई है। डेट अगर आप देखें तो $ट्रिलियन से ऊपर का डेट जो है वो कैनेडियन लोगों के ऊपर चला गया और पॉपुलेशन हमारी 41 मिलियन के करीब है। तो इस सारी बातों के जब जवाब देने थे तो पहले दिन जैसे ही इनॉग्रल इनका बयान आता है तो उसमें वो ये कहते हैं कि क्रेडिबल एलिगेशंस के आधार पे जो एक कैनेडियन सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर हैं, और ये वही एक्टिविस्ट जिनको ये कह रहे हैं वही हैं जिनको कनाडा की सरकार ने 2 बार लेने से रिजेक्ट किया और जो नो फ्लाई लिस्ट पे भी जिनका नाम कथित तौर पे रहा। ये सारी बातों को उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट्स, क्रेडिबल एलिगेशंस, साथ ये भी कह दिया कि मे बी लिंक टू, पॉसिबिलिटी दे दी साथ में। तो कई तरह की, और इंटेलिजेंस की बात की। हैरानी की बात इसमें सबसे ज़्यादा ये आई भाई कि इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है सरी RCMP, क्योंकि सरी में ये मर्डर होता है। गुरुद्वारा जो वहाँ पे एक एवेन्यू है 72nd एवेन्यू और सड़क है 120th स्ट्रीट, जिसको स्कॉट रोड भी बोलते हैं, उसके ऊपर ये प्रोमिनेंट गुरुद्वारा है। और इस गुरुद्वारे के वो प्रमुख सेवादार थे जिनको प्रधान भी बोलते हैं। क्या ये सच है कि इसके वो जो प्रमुख बने, वो प्रमुख वो अपने ही कज़न को वहाँ से निकाल करके कब्जा किया इन्होंने उस पर? देखिए ये कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये गुरुद्वारा पॉलिटिक्स, जो किसी भी धार्मिक संस्था की पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये केवल एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला है, दैट इज़ विद इन द सिख डायस्पोरा। और सिख डायस्पोरा चाहे वो प्रो इंडियन रहे हों, चाहे वो प्रो खालिस्तानी रहे हों, उनकी अपनी चॉइस है, दैट्स अ फ्री कंट्री। और उतना सबको मिलनी भी चाहिए आज़ादी ऐसे मुल्क में जहाँ पे आप रह रहे हो। तो मैं उस चीज़ में तो नहीं जाऊँगा कि अपने कज़न को उन्होंने या अपने किसी वाकिफ़कार के साथ क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन वो प्रधान थे, ये फॉर श्योर है। उनको गोलियां मारी गई, ये भी सच्चाई है। और गुरुद्वारा के प्रेमिसेस इसको ऐसे कहेंगे क्योंकि पार्किंग लॉट से वो बाहर निकल रहे थे जब ये हुआ। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उस शहर की, जो पुलिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है सरी RCMP की सरी डिटैचमेंट। और सरी RCMP जो है वो केस को लेती है और आगे, क्योंकि ये कत्ल का केस है, वो दे देती है। उनका इंटीग्रेटेड विंग बना है जिसको बोलते हैं IHIT, इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम। वो 3, 4, 5 शहर हैं और कुछ एजेंसीज हैं, उनका सारों का वो होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन को करते हैं। तो इनका भी होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन। तो ये एजेंसीज हैं जो कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उसकी एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं, देख रही हैं, पूछताछ कर रही हैं, सब। उनके आधार पे जस्टिन ट्रूडो ने कोई बात नहीं की। जस्टिन ट्रूडो ने बात की क्रेडिबल एलिगेशंस, और क्रेडिबल एलिगेशंस उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस सोर्सेज से। अब इंटेलिजेंस सोर्सेज से मीडिया ये चीज़ें सामने ला रहा है, क्योंकि ये भी बात आ रही थी कि शायद ग्लोब एंड मेल एक दिन पहले उस स्टोरी को ब्रेक करने वाला था
उन्होंने इनके ऑफिस से पूछा कि भाई आप बताओ कि इसको ब्रेक कर दें, तो अदरवाइज आप कर दो, तो इन्होंने इसको ऐसे कर दिया। तो उनके पास सारे एविडेंस थे। पीछे मैंने एक दो मेरे ख्याल से कुछ पॉडकास्ट थे, उन पर सुना भी था, उन जो ग्लोब एंड मेल के रिपोर्टर्स थे, उनसे बात भी हो रही थी। वो कहते हैं हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, हमने बात भी इनसे की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो की बकौल प्रधानमंत्री, उनकी जवाबदेही इसलिए ज़्यादा बनती है, और उनकी बात मैं एज अ कैनेडियन नागरिक मानूंगा, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री अगर वो हमारे उस एक पवित्र पटल के ऊपर जो हमारा हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके ऊपर अगर कुछ कह रहे हैं, तो पहली बात है कि मैं उसको मानूंगा कि हाँ, हो सकता है कि भारत की सरकार के द्वारा कुछ कथित तौर पे ऐसी बात की गई। लेकिन दूसरा सवाल जो आएगा वो ये है कि आपके पास तथ्य क्या है। यही बात पियर पॉलिएव ने भी पूछी। पहले दिन पियर पॉलिएव ने भी इसी बात के ऊपर, क्योंकि एक बॉम्ब ब्लास्ट करने जैसी ये बात है। आप एक दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी अपने आप को कह रहे हैं, और G20 की अभी प्रधानगी होकर हटी है, दुनिया भर के मुल्कों के साथ समझौते हुए हैं। सबसे बड़ा समझौता जो सऊदी अरेबिया और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, इटली तक जो पाइपलाइन जानी, और ऐसे कई और समझौते हुए, उनमें बहुत नाम आ रहा था। तो एकदम से इस तरह की बात करके सारी दुनिया की खबरों को हाईजैक करने वाला एक बयान देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसकी बैकअप क्या देंगे, उसकी एक प्रमाण क्या देंगे, उसकी प्रमाणिकता क्या होगी। तो ये पियर पॉलिएव ने नेक्स्ट डे पूछा कि आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन तथ्य क्या है, एविडेंस क्या है। वो कहते हैं कि एविडेंस ये है कि भारत की सरकार जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो। तो भाई इन्वेस्टिगेशन, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट इतनी सक्षम है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इसमें शामिल है आप उसको चार्ज कीजिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारत का कोई लीडर ही क्यों ना हो, आप उसको चार्ज कीजिए तथ्यों के आधार पर। उनको क्या यूपी पुलिस चाहिए जांच में? मैं पंजाब पुलिस के फेवर में हूँगा। लेकिन सारी बातों में आप देखिए कि जो रियल मुद्दे थे जो मैंने बताए, कि लोगों की महंगाई का था, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का था, पब्लिक सेफ्टी का था, वो सब मुद्दे दूर हो गए। मतलब आपका कहना यह है कि ट्रूडो जो है वो हेल्थ केयर में महंगाई को लेकर के आम इंसान की जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो बढ़ोतरी हो रही है, और जो कर्ज जो है देश के ऊपर जो है $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया, एक ऐसे देश के ऊपर जिसकी टोटल आबादी ही 40-42 लाख है, तो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये एक चीज़ गढ़ी जिसका प्रमाण वो आज तक नहीं दे पाए, और इंडिया तो आज भी उनसे कह रहा है कि भाई साहब आप दीजिए। अच्छा, उसके बाद हमने एक चीज़ देखी है वहाँ पे कि ट्रूडो ट्राई टू डबल डाउन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इंडियन ऑफिशियल्स थे, जो डिप्लोमेट्स थे, जो पोस्टेड थे, उनके नाम पब्लिक किए, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया, उनको वहाँ से निकाला। I mean, जब आपके पास एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप अपने एक पॉलिटिकल, कहते हैं ना कि यू आर प्लेइंग टू द गैलरीज, और उसके बाद आप इस लेवल पे भी जाते हैं, तो क्या ट्रूडो की ये डेस्परेशन जो है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं दिखाता कि वो बिल्कुल, अच्छा इंडिया ने भी फिर डबल डाउन किया, इंडिया ने भी फिर कहा ठीक है फिर देयर विल बी अ पे बैक टाइम, इंडिया ने भी उनके डिप्लोमेट्स को यहाँ से निकाला, उनके भी नाम पब्लिक किए, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका जो ऑफिसर है उसका भी नाम पब्लिक किया। ऐसा तो नहीं कि अगर आपको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का जो स्टेशन चीफ है उसका नाम पता है तो हमको आप वाले का नहीं पता, ठीक है। तो डू यू थिंक कि ये डेस्परेशन जो है इट इज कॉजिंग कनाडा अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इंटरनेशनली आल्सो? मेरा इससे पहले भी मेरा ये मानना है कि ये मेरा अपना पर्सनल एक ओपिनियन है कि मेरे को लगता है कि जस्टिन ट्रूडो जो किसी टाइम पे बहुत पॉपुलर लीडर रहे, जिनके बालों को देख के लोग मोहित हो जाते थे, कि जिनके भंगड़े को देख के लोग सोचते थे कि ये एक सही मायने में गोरा पंजाबी है, इस तरह की बातें होती थी। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट ही इज एन इडियट। मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत नहीं रहूँगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये इस बात पे जरूर आऊँगा कि शायद मेरा पर्सनल ओपिनियन कि वो किसी वजह से या तो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं या किसी के द्वारा आर्म ट्विस्ट हो रहे हैं, या ये दोनों हो सकता है, या तो ये चाइना के साइड से भी हो सकता है, ये खालिस्तानी के साइड से भी हो सकता है, किसी भी साइड से हो सकता है। दैट कैन बी ओपिनियन, दैट शुड बी, आई थिंक हमारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको इस बात के ऊपर भी रखना चाहिए कि क्यों ना एक इन्वेस्टिगेशन ऐसी भी हो कि क्या कहीं हमारा कोई बड़ा लीडर किसी विदेशी सरकार की कठपुतली तो नहीं।
आप ये मानते हैं कि कंजर्वेटिव्स की अगर सरकार आती है तो उनको इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए? देखिए ये कंजर्वेटिव पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो बात की बात है। अभी तो आई एम आस्किंग फॉर योर ओपिनियन एज अ कैनेडियन सिटीजन, आपको ऐसा लगता है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो उनको इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए? मेरे को लगता है कि क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो स्वतंत्र हैं, तो उनको खुद ही करनी चाहिए। उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, क्योंकि ये देश की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिसका पासपोर्ट हमारे पास है, हम खुद को कैनेडियन कहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में विदेशी दखलंदाजी, चाहे वो भारत ही कर रहा है। मेरे को ये लगता है कि इसकी एक बहुत सिर्फ एक पब्लिक इंक्वायरी इस चीज़ पे नहीं होनी चाहिए कि 2019-2021 में क्या हुआ, आज की डेट में क्या हो रहा है। आज ग्लोबल स्केल के ऊपर अगर देखा जाए, चाहे वो हमास और इजराइल की वॉर चल रही है, उसका क्या इम्पैक्ट कनाडा में आ रहा है, उसमें कैसे पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स आ रही है, इस सारी चीज़ को भी देखना पड़ेगा। आप हर जगह वोट बैंक को सामने रख के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो। लेकिन एज फार एज जस्टिन ट्रूडो इज कंसर्न, क्योंकि मैंने पहले कहा वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं, जैसे उनकी कोई ऐसी चीज़ किसी के पास है जो वो शायद नहीं दिखाना चाहते, या उनकी कोई आर्म ट्विस्ट की जा रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस में भी चल रहे हो सकते हैं, पारिवारिक एक विभाजन चल रहा है, ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर, पॉपुलैरिटी उनकी बहुत नीचे जा रही है, डे बाय डे नीचे जा रही है। विद इन द पार्टी उनको कई चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी जो पता लगती भी हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आती। लेकिन इस सारी चीज़ों के बीच जस्टिन ट्रूडो ने ध्यान को हटाने की कोशिश की, लेकिन इन सारी बातों में जिस तरह से आपने जो अभी लेटेस्ट एक पॉइंट जिसको मैं चाहता था कि आगे हम डिस्कस करें, लेकिन अच्छा आपने डिस्कस किया, ये पर्सोना नॉन ग्राटा वाला। हमारे जो माननीय फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं मेलानी जोली, G20 की जब मीटिंग्स हो रही थी उस टाइम पे, जब इटली की प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाएं हाथ इटली की प्राइम मिनिस्टर बैठे थे और बाएं हाथ मेलानी जोली बैठे थे। इतने अच्छे रिलेशन थे। एक महीने के अंदर अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 से 4 बार उनके यहाँ पे ट्रिप्स लगे हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के। बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। हमारे यहाँ से कनाडा में जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं मैरी यंग, उनका भारत के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल से पीयूष गोयल, तो ये वहाँ पे गए हुए थे, इनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार चल रहा था। ये सब कुछ उस बयान से पहले का है, अच्छे रिलेशन चल रहे थे। इनफैक्ट कनाडा की इसी सरकार ने, लिबरल सरकार ने, अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो शुरू की, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर मेरी काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के साथ, जो JNU के प्रोफेसर है और विजिटिंग प्रोफेसर थे, वो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में आए हुए थे उनके साथ। तो वो भी कहते थे कि जो एक बहुत थोड़े से पेपर्स का वो इन्होंने बनाया, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कनाडा की, सभी मुल्कों की बनी हुई है, तो उसमें 26 बार इंडिया का जिक्र आता है और एज अ फ्रेंडली स्टेट आता है, इसी सरकार के ब्यूरोक्रेट्स द्वारा बनाई गई स्ट्रेटजी में। और चाइना को डिसरप्टिव स्टेट कहा जा रहा है उसी स्ट्रेटजी में, इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है। लेकिन उसको दरकिनार कर दिया। जो ट्रेड मिनिस्टर्स के डुअल एक समझौते चल रहे थे, उनको पॉज कर दिया। जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर वहाँ पे आ रहे थे, जा रहे थे, उसको पॉज कर दिया। सो इतना बड़ा डैमेज करवाना, और करवाने के बाद डेफिनेटली वंस अगेन, अगर इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, कोई सरकार शामिल है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, केवल बातें नहीं करनी चाहिए, मैं ये भी कहूँगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप पर्सोना नॉन ग्राटा लेके आप एक डिप्लोमेट को यहाँ वहाँ से कनाडा से एक्सपेल करते हो, यहाँ से ये करते हैं, फिर डिस्पैरिटी की बात आती है, पैरिटी की बात आती है, और अंदम बागची कहते हैं कि अब आपके यहाँ पे 21 है, हमारे यहाँ पे 62 है, तो हम 41 को बाहर करेंगे। तो 41 को बाहर कर दिया गया। वहाँ पे जब यहाँ से 41 जो डिप्लोमेट्स हैं उनको, उनकी फैमिलीज़ को बाहर किया गया, तो हमारे वही फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर का एक बयान मेरे को बड़ा हैरान करने वाला ये लगा। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह से जो बाहर किया है ये बिल्कुल गलत है और वियना कन्वेंशन की ये उल्लंघना की गई है। और साथ में उन्होंने कहा कि जो आगे की बात है वो हम डिप्लोमेटिक चैनल्स पे कर रहे हैं, वो हम मीडिया में नहीं बता सकते। तो ये डिप्लोमेटिक चैनल पे करने वाली बात थी जो आपने हाउस ऑफ कॉमन्स में की। ये डिप्लोमेटिक चैनल्स पे करने वाली बात थी जब आप एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर रहे हो कुछ ऐसे बयानों पे जिसका अभी तक आप तथ्य सामने नहीं ला पाए, उसकी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हो, और कुछ ऐसे बयान जो आप अभी तक बताने में कामयाब नहीं हुए कि किसके द्वारा दिए गए। अब 5 अलाइज का जिक्र मीडिया कर रहा है। 5 अलाइज में जो 5
इंक्लूडिंग कनाडा की एजेंसीज हैं, उसमें से कौन सी आई है जिससे ये इन्फॉर्मेशन आई है? ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर तो वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर। मैं थोड़ा सा और चीज़ कहता हूँ कि उसके बाद भी जो बाइडन भी मिल रहे हैं, उसके बाद भी जापान के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, सारे मिल रहे हैं। ऋषि सुनक आए थे, हाँ? यहाँ नोएडा भी आए थे, अक्षरधाम मंदिर भी गए थे वो। मतलब तो मैं थोड़ा सा इस बात से थोड़ा हैरान हूँ कि जब तो आपने बयान देने हैं पॉलिटिक्स को सामने रख के, आप तत्काल बयान देते हो और खुल के बयान देते हो और बिना तथ्यों के आप बयान दे रहे हो। लेकिन एक सेकंड, तो आप ये कह रहे हो कि जस्टिन ट्रूडो बेसिकली आपके यहाँ के इमरान खान है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, इंटरनेशनल रिलेशंस को यूज कर रहे थे, देशों के साथ संबंध खराब भी करने को तैयार थे, just to serve his domestic political interest, because this is precisely what Imran Khan did in Pakistan, and that is why the Pakistani deep state had to remove him or get rid of him, because he had literally spoiled Pakistan's relations with China and with Saudi Arabia in particular, two one of the most closest allies of Pakistan. इमरान खान ज़्यादा पॉपुलर है, मैं कहूँगा। अच्छा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत है पाकिस्तान में, पॉपुलैरिटी बहुत कम है जस्टिन ट्रूडो की आज की डेट में। डबल पॉइंट से पीर पॉलिएव आगे चल रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी भी वी हैव अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1 ईयर। 2025 में फेडरल इलेक्शन है। मैं अब इस कॉन्वर्सेशन को मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। नाउ कम टू दिस पॉलिटिक्स ऑफ खालिस्तान। निज्जर का जो भी केस हुआ इसके ऊपर, एंड देन अभी 2-3 दिन पहले की खबर आई कि अच्छा, उसके ऊपर वाइट हाउस का या यूएस ऑफिशियल्स का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। स्टेट डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला है। इट इज़ जस्ट अ हियरसे और अ क्लेम मेड बाय अ न्यूज़पेपर। ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स ने ये स्टोरी कर दी कि अमेरिकन्स ने जो है वो एक कोई अटेम्प्ट था इंडियन एजेंट्स का टू किल वन ऑफ द खालिस्तानी लीडर हु लिव्स इन यूएस, और उसको थ्वार्ट किया है, एंड दे हैव वार्न्ड इंडिया। हाउ मच सब्सटेंस डू यू थिंक देयर इज? और इसको तो आप आंसर कीजिएगा, लेकिन एक जो अभी मुझे जो प्राइमरी क्वेश्चन इसमें जो मैं फ्रेम करना चाह रहा था, आज से अगर हम 25 साल पहले, यू आर बॉर्न एंड रेज्ड इन पंजाब, आप पंजाबी हैं, आज से हम 25 साल पहले का जब हम कनाडा देखते थे तो दैट वाज अ वेरी पीसफुल कनाडा। कनाडा मतलब वो एक ऐसा देश था जिसका नाम कहीं नहीं आता था, मतलब फॉर गुड और फॉर बैड। कभी कोई नोबल लॉरेट आ गया तो आ गया, अदरवाइज कनाडा वाज अ वेरी पीसफुल काम कंट्री। आज की डेट में हम 25 साल बाद हम देखते हैं तो कनाडा में डू यू बिलीव कि दिस इज नॉट अ कनाडा दैट वाज देयर 25 ईयर्स अगो, और फॉर दैट मैटर 20 ईयर्स अगो, जो क्योंकि आज हम देखें पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हों, रेडिकल ग्रुप्स, मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन वाले हों, उनको ले लें, खालिस्तानीज को ले लें, जो कश्मीर जिहाद के चैम्पियंस हैं उनको ले लें, जो पाकिस्तानी रेडिकल एलिमेंट है, नॉन रेडिकल एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आई नो पाकिस्तानीज लिविंग इन कनाडा वो आर वेरी पीसफुल पीपल, बट जो रेडिकल एलिमेंट है, वो जो तंजीम साजी करता है वहाँ पे, जो चर्चेस, वो मदरसे चला रहा है और जो मस्जिदें रन कर रहे हैं, उनको देख लें। I mean, don't you think कि now Canada is becoming overwhelmingly, they are importing more and more radical people, और एक थ्रेशोल्ड आ गया है कि जहाँ पे एक बहुत पावरफुल लॉबी बन गई है इन रेडिकल्स की। भाई इसको इस नज़र से देखना पड़ेगा। इसमें केवल और केवल कनाडा को नहीं देखा जा सकता, इसमें आपको फ्रांस को भी देखना पड़ेगा, इसमें आपको जर्मनी को भी देखना पड़ेगा, इसमें आपको यूके को भी देखना पड़ेगा कि आज से 25 साल पहले वहाँ के क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। कनाडा अभी उस हालात पे नहीं पहुंचा जहाँ पे फ्रांस के हालात हैं। कनाडा अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। क्या कनाडा उस रास्ते पे है? कनाडा एक बहुत, अगर देख, जैसे आपने कहा पीसफुल, कनाडा का अगर झंडा किसी के बैकपैक पे लगा होता था, जो मैंने भी सुना है कि अगर वो एयरपोर्ट से जाता था तो लोग कहते थे ये बिल्कुल सही आदमी है, शान। और कनाडा की जो किताबें हैं, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी जाते हैं तो वो कहते हैं कैनेडियन बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं। उसमें एक ये भी है क्योंकि रोड रेज की घटनाएं अगर देखी जाए सबसे शांतमय तरीके से कहा होती है तो कनाडा में होती हैं। हाथ मिला के चले जाते हैं लोग, अरे कुछ नहीं हुआ यार, अच्छा टक्कर हो गई, कोई नहीं, आप चलो, ऐसे कोई झगड़ा नहीं, कोई लेना नहीं।
लेकिन दुनिया भर की जो पॉलिटिक्स और दुनिया भर से जो आने वाले लोग हैं वो अपने वहाँ की पॉलिटिक्स को अपने कंधों पे ढो के ले आए हैं, जिसमें पंजाब की पॉलिटिक्स, भारत के कुछ हिस्सों की पॉलिटिक्स, इसी तरह से दुनिया के और मुल्क हैं उनकी पॉलिटिक्स वो उसी तरह से आ रही है। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके आप देखो, कनाडा इज़ अ डाइवर्स कंट्री, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कनाडा। विविधता है वहाँ पे, दुनिया भर के लोग हैं वहाँ पे, डिफरेंट जो तंजीमें हैं, डिफरेंट बोलियाँ बोलने वाले लोग हैं वहाँ पे। उसमें हालात कैसे बनते हैं कि आप सबको एक ही चीज़ में ढालने की कोशिश करते हो, उसमें कई बार चीज़ें रुक जाती हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जो जेंडर ओरिएंटेशन है, उसके ऊपर अभी बहुत बड़ा बवाल हो रहा है कि स्कूल्स में सोजी के ऊपर जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन ग्रुप है, इसके ऊपर वहाँ पे पढ़ाई कराई जा रही है और कहा जा रहा है कि जो 6 साल का बच्चा है उसको भी औरत और मर्द के अंगों के बारे में बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से ये सोचने के लिए आज़ाद हो कि क्या आप लड़का हो या लड़की हो। ये आपके माँ बाप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कौन हो। अगर तो इस बात को लेके जो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी है, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं। 6 साल का बच्चा वोट नहीं दे सकता। 6 साल का बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो स्कूल साइकिल से जाएगा या बस से जाएगा या कैब से जाएगा। 6 साल का बच्चा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन वो ये डिसीजन ले सकता है कि वो लड़का है या वो लड़की है, ये वो खुद डिसाइड करे। इससे आगे भी कई चीज़ें हैं। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि इसमें 2 तरह की विचारधाराएं हैं। जैसे अभी आपने एक ओपिनियन रखा, बहुत बड़ी जो वहाँ की मुस्लिम जमात है वो ये ओपिनियन रखती है क्योंकि जिस तरह की परवरिश से हम आए हैं, हमारे फैमिलीज़ में इस टाइम के ऊपर जो आपकी एनर्जी होती है, जिसको ब्रह्मचार्य का समय हम बोलते हैं, इसमें हमारी एनर्जीज़ को डिफरेंट तरीके से चैनलाइज किया जाता है, चाहे वो भक्ति की तरफ हो, चाहे वो पढ़ाई की तरफ हो, खेल कूद की तरफ हो, बाकी चीज़ों की तरफ है। उसके बाद जब आप 25 के बाद आप गृहस्थ में जाते हो तो कुछ और है। लेकिन ऐसे ही मुस्लिम कम्युनिटी का भी अपना एक अलग से सोच है और बाकियों की भी अपनी सोच है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सोची की एक एग्जांपल है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं। तो हुआ क्या है कि सरकारें जो हैं, चाहे वो कनाडा की फेडरल सरकार है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये सारी फंस गई कि भाई हम तो एक को खुश करने जाते हैं तो दूसरा नाराज होता है, इसको खुश करने जाते हैं तो ये नाराज हो जाता है। आप देखिए कि सबसे बड़ा ब्लंडर कनाडा की हिस्ट्री में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। वो क्या हुआ, हम तो ये निज्जर वाले मामले की बात कर रहे हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये बोल दिया। लेकिन भाई साहब, क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में एक वॉर चल रही हो रशिया और यूक्रेन की, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी धर्मपत्नी के साथ हमारी हाउस ऑफ कॉमन्स में बतौर गेस्ट आए हों और आके एड्रेस करना उन्होंने, और वहाँ पे एक नाजी को बुला के, एक वॉर क्रिमिनल बुला के सल्यूट किए जा रहे हैं, और गेस्ट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनकी धर्मपत्नी और पूरी कैबिनेट उठ के स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है 2 बार। क्या कभी हो सकता है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का उसके बाद से कोई बयान नहीं बढ़ाया। हाँ, अभी पैसे दे रहे हैं, बहुत सारी धनराशि दी जा रही है, कैनेडियन लोगों के टैक्स पेयर्स की मनी यूक्रेन में 1 ट्रिलियन कर्जे में जो इकोनॉमी है वो दूसरों का घर चला रही है। पीछे एक रिपोर्ट आई थी कि कनाडा जो है वो बहुत सारे हथियार जो है वो यूक्रेन को भेज रहा है। हमें बहुत हथियारों की ज़रूरत है। जिस तरह से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जिक्र आया कि हम जो पैसिफिक साइड है, जो अगर दुनिया का नक्शा रखा जाए तो कनाडा सबसे वेस्ट में है, सबसे पश्चिम में है। तो पश्चिम के पीछे का हिस्सा जो प्रशांत महासागर का है, और उसके पीछे जाके फिर बॉर्डर लगता है जापान का, कोरिया और चाइना का, और कुछ मुल्क हैं। तो उस जगह पे अपनी प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए, और जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स बनी हुई है, अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, कनाडा भी कोशिश कर रहा है। कनाडा में तो एक जासूसी गुब्बारा भी पिछले दिनों देखा गया जो अमेरिका तक सफ़र करके गया। खैर वो बातें लंबी हो जाएंगी, लेकिन इन सारी बातों को अगर ध्यान से देखा जाए, इन सारी बातों को अगर देखें तो हथियार भेजे जा रहे हैं कि इतने $100 मिलियन भेजा जा रहा है, इतने $100 मिलियन भेजा है। और कनाडा की जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस, उनका $1 बिलियन का बजट कम किया जा रहा है। 1 बिलियन इज 1000 मिलियन। कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस का $1 बिलियन कट किया जा रहा है फंड्स में से, और बहुत सी धनराशि जो है दूसरे मुल्क को दी जा रही है।
ठीक है, हमारी कुछ कंपल्शंस भी हैं। हम एक ऐसे मुल्क हैं जो खड़े होते हैं, चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट के कहने को, लेकिन मेरे को लगता है कि दिस इज़ द टाइम टू स्टैंड विद कैनेडियंस। दिस इज़ द टाइम कि आप कैनेडियन लोगों की समस्याओं को सुने, समझें और उनके साथ खड़े हों। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, दुनिया को भी देखना चाहिए। ऐसे मुल्क हैं जैसे अफगानिस्तान से बहुत से लोग, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30,000 के करीब अफगानी जो नेशनल्स हैं उनको कनाडा ने रेफ्यूजी लिया है अभी। बहुत से मुल्कों से और लोग आ रहे हैं, चाहे वो पैलेस्तीन हो, चाहे यूक्रेन से बहुत से लोग आए। इनफैक्ट यूक्रेन से तो दरवाजे खोल दिए गए थे, यूक्रेन से जो मर्जी आ जाए एज अ रेफ्यूजी। अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कल परसों के, यूक्रेन के लोग वापस जाना चाहते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे महंगाई बहुत है, वी कैन नॉट सर्वाइव, तो दे वांट टू गो बैक। सी द पीपल, दोज हु केम हियर ऑन रेफ्यूज, दे वांट टू गो बैक। टोरंटो में हालात ऐसे थे क्योंकि न्यूयॉर्क का बॉर्डर उस जगह के साथ कहीं पे लगता था, तो न्यूयॉर्क के मेयर ने पोस्टर्स लगवा दिए कि वी कैन नॉट हैव मोर रेफ्यूजीज। तो बसें भर भर के रेफ्यूजीज इस तरफ भेजे जाने शुरू कर दिए गए। एक रॉक्सम रोड है अमेरिका और कनाडा के बीच में, रॉक्सम रोड से क्वेबेक में रेफ्यूजीज आ जाते हैं और हमारी जो वहाँ पे स्क्रीनिंग है बहुत कम है। तो टोरंटो की सड़कों के ऊपर रेफ्यूजी सोने को मजबूर हो गए थे क्योंकि रहने की जगह नहीं थी। कनाडा इस टाइम पे एक बड़े अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। मेरे ख्याल से अपीजमेंट पॉलिटिक्स पीछे करके कैनेडियन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया में अपना नाम बनाने का समय बहुत है, आगे मिल जाएगा, बहुत कुछ होगा। मेरे ख्याल से आज की डेट में पहले कैनेडियंस के बारे में सोचा जाए तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये एक बड़ी बात है कि किसी एक मुल्क के नागरिक को उसी की ज़मीन पर मरवा देना, लेकिन किसके द्वारा, ये एक बड़ी बात है। और एक पहले कैनेडियन नागरिक नहीं है जो इसी ज़मीन पे मरे हैं। इससे पहले रिपुदमन सिंह मलिक भी मरे हैं। इससे पहले बहुत सारे लड़के, मैं यहाँ पे 50 लड़कों के नाम बता सकता हूँ जो यंग पंजाबी लड़के जो मारे गए, जो मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार हुए। बिक्रमदीप सिंह रंधावा मेरा जानकार, जो पंजाबी लड़का था, उसके फादर जो थे वो पंजाब की जो फायर ब्रिगेड है उसमें वो चीफ रहे। उन्होंने अपना लड़का वहाँ पे भेजा स्टूडेंट वीज़ा पे, वहाँ पे जाके वो वहाँ की करेक्शन जो जेल है, करेक्शंस पुलिस, उसमें उसने ज्वाइन किया। वो करेक्शन गार्ड था, मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार हो गया, गैंग्स द्वारा उसको मार दिया गया, शरेआम मारा गया, दिन दहाड़े मारा गया, ऐसी गुरुद्वारे के सामने के पार्किंग लॉट में मारा गया। तो बहुत सारे कैनेडियन लोग कैनेडियन सॉइल पे मरे हैं, तो इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अगर हम देखें, आपने पंजाब में वो दौर भी देखा है जब खालिस्तानी इंसर्जेंसी अपने पीक पे थी। पंजाब का जितना नुकसान उस खालिस्तानी इंसर्जेंसी ने किया उतना तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब्दाली और उसके टाइम से लेकर के और उस तब तक कभी उतना नुकसान पंजाब का हुआ था, या तो फिर पार्टीशन में हुआ 1947 में। तो ये जो इतना ब्लडशेड है, इतनी जाने गई, उसको इंडियन स्टेट ने कंटेन किया, लोग मूव ऑन किए, मेन स्ट्रीम में आए, इंडिया ने बहुत सारे लोगों को रिहेबिलिटेट भी किया, लोगों के केसेस भी ड्रॉप किए। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब किसान आंदोलन जैसे जब हुआ, उसमें जो केसेस रजिस्टर हुए, इवन मर्डर के जो केसेस रजिस्टर हुए थे, वो तक गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए। मतलब नो वेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई सरकार ऐसा नहीं करती है कि आप मर्डर करके और फिर आपको माफ़ी दे दी जाए, ऐसी एमनेस्टी कहीं नहीं है। बट इंडिया ने वो भी चीज़ की कि नहीं, कोई बात नहीं है, मेन स्ट्रीम करो। आप लाल किले पे चढ़ जाते हो, कब्जा कर लेते हो, झंडा उतार लेते हो, मतलब यू आर पार्डन्ड, कोई बात नहीं। पुलिस भी भेजी जाती है तो सिवाय डंडे और लाठियों के उनको कोई हथियार नहीं दिए जाते, पुलिस मार खा के आती है वहाँ से। डू यू थिंक कि people, the government in Canada and the Canadian people need to understand कि ये जो हकीकत है खालिस्तानियों की, जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उनके पास कनाडा को या अमेरिका को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। वो ब्लडशेड दे सकते हैं, वो कन्फ्रंटेशंस दे सकते हैं, वो आपके रिलेशंस डैमेज कर सकते हैं। एंड अभी जैसे आप कनाडा में नवरात्रि के समय मंदिर का रास्ता रोक दिया, मंदिर नहीं जाने दिया लोगों को, मंदिरों को डिस्ग्रेस करते हैं, मंदिरों के ऊपर ग्राफिटीज बना देते हैं, गालियां लिख देते हैं, पोस्टर्स चिपका देते हैं। ये जो टारगेटिंग ऑफ इसके दो पार्ट हैं। एक तो ये जो टारगेटिंग ऑफ हिंदू कम्युनिटीज है बाई खालिस्तानीज, वो पंजाब में भी खालिस्तान के टाइम पे हुई थी, बहुत सारे हिंदुओं को मारा भी गया।
बसों से उतार के आईडी कार्ड्स देख के गोली मारी गई। अब वो काम कनाडा में शुरू हुआ है, टारगेटिंग टेम्पल्स, स्टॉपिंग रिलीजियस प्रोसेशंस। डू यू थिंक कि ये कैनेडियन जो हिंदू समाज है उसको भी इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और गवर्नमेंट के पास जा करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जा करके इन चीज़ों को लेके प्रोटेस्ट करना चाहिए, पहली चीज़। एंड सेकंड, हाउ डू यू सी कि अगर ये खालिस्तानी अगर इसी तरह से फ्री हैंड इनको मिलता रहा तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कनाडा और जो कैनेडियन हिंदू कम्युनिटी है? बिकॉज आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट देम, बिकॉज आई नो कि सूनर और लेटर दे विल बी द टारगेट्स, बिकॉज दिस इज द सेम स्क्रिप्ट दैट दीज people have applied in Punjab in the past. ये नहीं है कि ये भविष्य में कभी टारगेट होंगे, ये अभी हो रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। कैनेडियन हिंदू जो है, जिनसे मैं मिला हूँ या जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मेरी बात होती है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, वो ये बात करने में घबराते हैं। अब देखिए कि मंदिर के बाहर पोस्टर लगते हैं और उसकी चर्चा छेड़ दी जाती है। तो बहुत से हिंदू ये कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी, इसको दबाई रहने देते बात को, ये बात बाहर ही नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि वो डरते हैं। लेकिन कुछ एक हिंदू लीडर्स ऐसे भी हैं जिनके बिजनेस टाइज हैं खालिस्तानी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े लोगों के साथ, और वो बहुत अच्छे स्थानों पे हैं। तो जब वो अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं खड़े होते तो एक आम हिंदू कैसे खड़ा होगा? ये भी सोचने वाली बात है। वो फायदे सारे लेते हैं, चाहे वो भारत सरकार के साथ हो, चाहे वो किसी के साथ हो, लेकिन जब खुल के बात करने की बारी आती है तो वो पीछे बैठ जाते हैं। प्रवासी भारतीय अवार्ड लेने आते हैं। आप देखिए कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर संजय कुमार वर्मा, जब वो नए वहाँ पे उनको बनाया गया तो पहली बार उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत करनी थी, आना था। तो उस प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया गया और प्रोग्राम नहीं होने दिया गया। पुलिस, वहाँ की जो पुलिस ऑफ जुरिस्डिक्शन, आई थिंक बहुत ही इनकॉम्पिटेंट उनका बिहेवियर रहा। और मैं कहने में बिल्कुल ना डरूंगा ना शर्माऊंगा कि उनके द्वारा ये कहना कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते इसलिए आप प्रोग्राम ही कैंसिल कर दो। जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना था वो पैसे भी दे चुके हैं, उस हॉल को खाने के पैसे, लोगों को इन्वाइट किया हुआ, लोग आ रहे हैं। मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई वहाँ पे। हैरानी की बात यह है कि those so-called Hindu organizations, they never took a stand. आपको अकेले बुला के पूछा जाता है कि आपके लिए क्या किया जा सकता है, बंद कमरे में, तो क्या कहा जाए कि क्या किया जाए? ये एक उदासीन रवैया जो है ये खराब कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपने खालिस्तान की बात की, क्या खालिस्तानी जो है या खालिस्तानी आइडियोलॉजी के लोग, आई शुड से, क्योंकि खालिस्तानी आइडियोलॉजी और खालिस्तानी होने में मैं फ़र्क आपको देता हूँ। हर सिख खालिस्तानी नहीं है, पहली चीज़, और हर खालिस्तानी आइडियोलॉजी वाला भी खालिस्तानी नहीं है। वो किस तरह से? क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि एक जगह होनी चाहिए जो सिखों की अपनी लैंड होनी चाहिए, क्योंकि सिखों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, सबने दी हैं, चाहे मद्रासी लोग हैं, चाहे कोई भी रेजिमेंट की बात करें। मैं वही कहता हूँ यार, कुर्बानी किसने नहीं दी, मान लिया। लेकिन दूसरी तरफ मैं आई हैव टू स्टैंड इन देयर साइड एज वेल। नहीं, लेकिन जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी से, जस्ट गिव मी 2 minutes। ये मैं आर्गुमेंट इतना सुन चुका हूँ कि सिखों की कुर्बानियाँ हैं, सिखों ने बहुत कुर्बानी दी है, सिखों ने जो आज़ादी की जंग है उसमें सिखों ने लड़ाई लड़ी है, भगत सिंह। पहली बात तो आज़ादी की जंग सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह ने नहीं लड़ी। दो आई रिगार्ड हिम वेरी हाईली, ठीक है, वो फ्रीडम फाइटर थे, उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन भारत की आज़ादी के लिए सिर्फ सिखों को की मतलब सिर्फ उनकी कुर्बानी की चर्चा करना, भाई केरल से लेकर कश्मीर तक सबने दी है कुर्बानियाँ, गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक सबने कुर्बानियाँ दी हैं, सब लड़े हैं, आज भी दे रहे हैं। और अगर आप ये कहते हो, अगर आप, चलो ठीक है, अगर ये आर्गूमेंट से, ठीक है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एरिया बिकॉज वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर सिखों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं तो अंग्रेज़ों की पुलिस में भी तो सिख ही थे, अंग्रेज़ों से बड़ी बड़ी रियासतें भी तो सिखों ने ली, ठीक है, उनसे बड़े बड़े टाइटल्स लिए, उनसे बड़े बड़े कई 100 कनाल ज़मीनें भी ली। तो ऐसा नहीं है। और फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी सिख लड़े। भाई देखिए, अगर आप ऐसे जाएंगे तो फिर आपको दोनों साइड देखना पड़ेगा।
अगर आप इधर ओवरवेलमिंगली अगर आप कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा थे, तो दूसरी साइड भी ओवरवेलमिंगली आप ही ज़्यादा थे। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। और ये मैं देखता हूँ आजकल ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग बार बार ये चीज़ रेज करते हैं। आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर द सिख एज अ कम्युनिटी, ठीक है। आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर द फेथ, फॉर द बिलीफ दैट दे हैव। और गुरु ग्रंथ साहिब इज अ वेरी मॉडर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड एवरी हिंदू शुड एटलीस्ट वंस रीड दैट। ये मैं मानता हूं, आई बिलीव इन दिस। लेकिन ये जो एक है ना कि हमने कुर्बानी दी है, हम पंजाब अनाज नहीं देगा तो भारत के लोग भूखे मर जाएंगे, मतलब ये है ना कि भारत का जो है किसान जो है, अच्छा किसान सिर्फ पंजाब में है, वो जो आंध्रा में खेती कर रहा है, जो तेलंगाना में कर रहा है, जो कर्नाटका में कर रहा है, या यूपी में जो खेती कर रहे हैं, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, ये किसान नहीं है। सिर्फ पंजाब का किसान है, मतलब वही पेट भरता है देश का और बाकी लोग नहीं करते। मतलब ये जो एक होता है ना कि होलियर देन दाओ, जो एक हाई पेडेस्ट्रियल, हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। और आप इस चीज को, एक ही चीज को कितना कैश करेंगे आप? नहीं, इसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए आएगा क्योंकि इस पे डेफिनेटली इस पे तो एक और पॉडकास्ट बन सकती है, क्योंकि इसलिए मैं कहा कि लेट्स नॉट गेट इनटू इट। लेकिन थोड़ा सा इसके संदर्भ में बात ये जरूर करूंगा कि हम केवल 1947 की पार्टीशन के बाद के पंजाब की बात ना करें, क्योंकि जब पंजाबी की बात आती है, और ख़ास तौर पे सिख कम्युनिटी की मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत देहात में सिख कम्युनिटी यहाँ पे रही है, एंड हमारे तो आधे परिवार जो है वो सिखों के हैं। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि चाहे वो आक्रमणकारी पर्शिया से आए, चाहे वो अफगानिस्तान से आए, सबसे पहले तो पंजाब में ही घुसते थे। दिल्ली जाने के लिए उनको पंजाब के ऊपर से ही जाना पड़ता था। ठीक है, आज पंजाब अलग हो गया, पंजाब को आपने उसका तकसीम कर दिया हिस्सों में। अब तो हिमाचल भी अलग से चला गया और हरियाणा भी अलग से चला गया। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए, जब मैं बात करता हूँ कि किसी भी कंट्री में एक माइनॉरिटी के लिहाज से देखा जाए किसी चीज़ को, तो एक कॉमन मैं एक बात दे रहा हूँ कि सिखों के मन में ये चीज़ आती है कि हमारे लिए क्या है, सरकार क्या करती है, क्या सोचती है। वो एक अलग विषय हो सकता है कि प्रधानमंत्री के हमने 550वां जो मनाया, और खालसा चौक अभी रिसेंटली यूपी में ही बनाया गया। इस तरह की चीज़ें जो की जा रही हैं, सरकार, बाल दिवस मनाया गया, रिकन्सिलिएशन की बात जो है वो की जा रही है। 1984 में जो हुआ सब ने देखा किस तरह से हुआ, उसके ऊपर भी बहुत बहस का विषय बन सकता है। लेकिन जो कम्युनिटी है, जिस तरह से लोग सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी एक लैंड होनी चाहिए, जो खालिस्तान की बात करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर लैंड की आप बात कर रहे हैं तो वहीं जाके किया जाए। आप फॉरेन लैंड से उस लैंड की बात कर रहे हैं जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं। आज सिमरनजीत सिंह मान भारत के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संगरूर से जीते हैं। भारतीय लोगों ने अपने रजिस्टर्ड वोटर कार्ड के आधार पे उनको वोट डाल के लोकसभा में भेजा। वो लोकसभा में जाते हैं, उन्होंने भी कसम खाई है। तो आप पैसे भी खाएं, नहीं खाएं, लेकिन वो खालिस्तान की बात तो करते हैं ना जी, वो खालिस्तान की बात करते हैं। मैं कहता हूँ अगर वो खालिस्तान की बात करते हैं तो खालिस्तान की बात करने को तो सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं कर रहा। बात तो ये हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ खालिस्तानी आइडियोलॉजी रखनी और खालिस्तानी होना। खालिस्तानी होने का मतलब ये, कुछ लोगों ने ये बना लिया कि आप एंटी इंडिया हो, कि खालिस्तानी होने का मतलब ये हो गया कि मैं खालिस्तानी बन गया तो मैं एंटी इंडिया हो गया। कुछ लोग हैं जो केवल आइडियोलॉजी के हिसाब से है कि विचारधारा है, वो भारत में रह रहे हैं, भारत की हर चीज़ को मान रहे हैं, इसके कानून को मान रहे हैं, लेकिन वो साथ में ये भी भाई साहब मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। अब देखिए जत्थेदार जो काल तख्त के पूर्व जत्थेदार थे, वो कह रहे थे अगर हमें लैंड मिल जाएगी तो हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी के लोग हैं। दे आर नॉट खालिस्तानीज, बट उनका ये है कि भाई हमारे ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं हुए, हमारे 84 का ग्रीवेंस एड्रेस नहीं हुआ, रिकन्सिलिएशन जो फेक एनकाउंटर्स किए गए इंसर्जेंसी के टाइम पे, वो वाले ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं हुए, जो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने फेक एनकाउंटर्स करके गोलियां मार के प्रमोशंस लिए हैं, मेडल्स लिए हैं। तो हकीकत है ये, दिस इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। दिल्ली में विधवा कॉलोनी बनी हुई है, विधवा कॉलोनी बनी हुई, नो डाउट अबाउट इट। तो वो मैं उस चीज को बिल्कुल विरोध कर नहीं रहा हूँ कि भाई आप डिबेट मत कीजिए, डिस्कशन किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में एब्सोल्युटली डायलॉग, हाँ आप डायलॉग करिए, आप डिबेट कीजिए। लेकिन तो इसी बात ना कि जो ये बन के बैठ गए कि हम केवल और केवल खालिस्तान की बात करेंगे, हम एंटी इंडिया रहेंगे, वो डायलॉग पे नहीं आएंगे भाई साहब। जो डायलॉग पे नहीं आएगा, वो तो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली
किसी के वो जब गलवान हुआ तो उन्होंने चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग को सपोर्ट में लेटर लिखा है, ये पन्नू ने। लेकिन आप इस पे एक चीज समझने की बात है कि अब पूरी कम्युनिटी में ये वोकल्स ज्यादा है लेकिन नंबर कम है पूरी कम्युनिटी में। अब मेरे को, अगर मैं कनाडा की बात करूँ एज अ कैनेडियन, अगर मैं देखूँ कनाडा के कितने प्रोमिनेंट लोग हैं जो खुद को खालिस्तानी कहते हैं, प्रोमिनेंट लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हों कि हाँ जी मैं वहाँ का पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं खालिस्तानी भी हूँ, या मैं वहाँ का ए ऑफिसर हूँ, या बी मैं जज हूँ, या मैं बहुत बड़ा किसी जगह का प्रोफेसर हूँ या कुछ। नहीं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो आइडियोलॉजी में ज़रूर बिलीव करते होंगे, यार हमारी एक जगह होनी चाहिए। हो सकता है जैसे आज की डेट में इजरायली भी कह रहे हैं, पैलेस्टीनियन भी कह रहे हैं, हर एक हिंदू कह रहे हैं कि यार 80% है हमारी पॉपुलेशन और हम इसको अपना मुल्क नहीं कह रहे। हिंदू राष्ट्र की बात भी तो हो रही है ना। वो कहते हैं कि आप अगर 5% है, 10% है, 2% है, 1% है, आप कह रहे हो कि हमारा मुल्क होना चाहिए, और यहाँ पे तो 80% है, ये कह रहे हैं हमारा मुल्क होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि जी ये हिंदू राष्ट्र की बात है। तो ये तो स्टेज डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो मुट्ठी भरी लोग हों, चाहे वो 1 लाख हों, चाहे वो 20 लाख हों, चाहे वो 100 लाख हों, मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, वो जितने भी हैं ओवरऑल पॉपुलेशन के लिहाज से वो बहुत कम है, लेकिन वो सबसे बोल्ड हैं, सबसे वोकल हैं। वो झंडा लेके पहुंच जाते हैं, वो झंडा लेके पहुंच जाते हैं। उनको पता है कि इस टाइम पे अभी इसके पीछे ऑर्गेनाइज, क्योंकि दिस इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ अ मूवमेंट। इसको अगर मैं कहूँ कि खालिस्तानी चला रहे हैं कि नहीं, देयर आर सर्टन अदर फोर्सेस दोज हु आर रनिंग दिस। कनाडा जैसे शहर में जहाँ पे मैं महंगाई की आपको बात बता रहा हूँ, जहाँ पे हर घंटे के हिसाब से लाइफ चलती है, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं वैभव के साथ 2 घंटे बैठ गया, मेरे इतने $, का लॉस हो गया, मैं काम कर लेता तो ज़्यादा बढ़िया था, जहाँ पे इस तरह की मेंटेलिटी हो, वहाँ पे कैसे हो सकता है कि आप झंडा उठा के 2-2, 4-4 घंटे आप कॉन्सुलेट के बाहर खड़े रहो? और कॉन्सुलेट, सरी से कॉन्सुलेट जाने के लिए भी यू नीड एट लीस्ट 45 मिनट्स। तकरीबन 32 से 35 किलोमीटर दूर है जो भारत की कॉन्सुलेट है। और आप अगर वहाँ पे जाके एक प्रोसेशन के रूप में जाते हो, आपको घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लगता है। वहाँ पे जाके आप 2 घंटे बिताते हो, फिर आप 1 घंटे वापस आते हो। 5 घंटे एक बंदा किस तरह से लगाता है जो बंदा दिहाड़ीदार है? देर आर सर्टेन वंस अगेन आई मीन कौन इसके पीछे चला रहा है? बहुत से देश हैं जिनको भारत से प्यार हो सकता है, बहुत से देश हैं जिनको नफरत हो सकती है, वो डिस्टर्ब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देर आर सर्टन पावर्स जो हर तरफ से, हर तरीके से चल रही होंगी, काम कर रही होंगी, करती होंगी। इंडियन एजेंट्स की बात की जा रही है कि वहाँ पे कुछ किया, किसी और मुल्क के एजेंट्स को भी चेक कर लेना चाहिए, क्या वो तो नहीं कुछ कर रहे हैं? बहुत से काउंसिल जनरल्स हैं जो जाके गुरुद्वारों में, बहुत से मुल्कों के काउंसिल जनरल्स हैं जो जाके गुरुद्वारों में बैठ के भी करते हैं, मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान रखने की। मेरे को लगता है कि कैनेडियन लोग जो हैं वो ख़ास तौर से जो नए आ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि वो किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी लिहाज से किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम ना उठाएं, अपने दिमाग का सदुपयोग करें, और जिस राष्ट्र से वो आए हैं और जिस राष्ट्र में वो गए हैं, उन दोनों की तरक्की और जो कहते हैं ना कि आर्थिकता, उसमें जितना सहयोग दे सकते हैं। ये मेरी तो ये सोच है। लास्टली मैं 2-3 बातें करके आज का प्रोग्राम कंक्लूड करूँगा। पहली बात तो जैसे आपने कहा कि जो कुछ ये जो सिख, जो खालिस्तानीज़ हैं, इनको, या जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो मुझसे भी मिलते हैं अक्सर, वो ये बातें करते हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, ये सरकार हमारे लिए क्या करती है, बीजेपी, व्हाट हैज़ बीजेपी डन फॉर। पहली बात तो यह है कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एनजीओ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए होते हैं वोट्स, और पॉलिटिकल पार्टी आपको प्रॉमिसेस करती है। विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, बीजेपी ने भी लड़ा था और बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो इशू किया था, बीजेपी ने भी बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे। बीजेपी को तो आपने सीट दी नहीं, ठीक है, बीजेपी वॉज लिटरली वाइप्ड आउट ऑफ पंजाब। तो जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल कंप्लीटली वाइप ऑफ कर देंगे, उसका जब आप कोई पॉलिटिकल स्टेक ही नहीं होगा पंजाब में, ठीक है, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी पंजाब में, तो फिर वो आपके लिए काम क्यों करेगी? सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, दुनिया की हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए है। आप अमेरिका में डेमोक्रेट वोटर हैं और आप कंप्लेन जाके रिपब्लिकन से करें, दैट इज नॉट डन, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन। आपकी जो ग्रीवेंसेज हैं, डेमोक्रेट्स की जो ग्रीवेंसेज है, वो रिपब्लिकन्स मीट नहीं करेंगे, वो रिपब्लिकन वोटर्स की जो ग्रीवेंसेज है उनको एड्रेस करेंगे। तो पहली बात तो ये है।
तो सबसे पहले तो बीजेपी को पंजाब में सरकार में ले आए, उनको वोट दे, तब उसके बाद उनसे शिकायत करें। या अभी लोकसभा आ रही है, 6 महीने में लोकसभा इलेक्शन हो जाएंगे, हम देखते हैं कितना वोट मिलता है बीजेपी को, विल सी। दूसरा, मान साहब, ठीक है, वो इलेक्शन जीत गए, जमानत जब्त होती थी पिछले इलेक्शन तक उनकी, लेकिन इस बार आप ये कह सकते हैं कि हाँ पॉलिटिकल रीजन था, अकाली दल ने कुछ ये कर दिया, किसी ने कुछ सपोर्ट कर दिया पीछे से, दैट इज, लेट अस ऑल्सो एडमिट कि मान साहब को जो वोट्स मिले हैं इस बार, मतलब मान साहब ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि मुझे इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलेगा एक्चुअली, बट मिला। तो कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी का सपोर्ट है। हमारे यहाँ पे एक डिनाइबिलिटी है, खालिस्तान जी खत्म हो गया जी। मैं आपको बताऊं, आज से 5 साल पहले आई वॉज सिटिंग विद अ वेरी सीनियर पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, वेरी सीनियर। मैंने उनसे बोला कि, मैंने कहा अमृतसर में खालिस्तानियों ने रैली निकाली है गोल्डन टेम्पल से लेकर के। मैं कहा आई वॉज इन द सिटी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वो रैली का साइज बहुत बड़ा था, और वहाँ भिंडोरा वाले के पोस्टर लगा करके और बाकी लोगों के, शाहबेग सिंह के और इनके, मैंने कहा कि बड़ी प्रोवोकेटिव बातें हुई हैं। ही सेड, आर यू सीरियस? मैंने कहा हाँ। कहते अमृतसर में? मैंने कहा हाँ। कहते गोल्डन टेम्पल के सामने? मैंने कहा वहां से निकले, पूरा अमृतसर घूमा है उन्होंने। तो कहते कि यार पंजाब में तो खत्म हो गया, दिस वाज द, यार पंजाब में तो है नहीं खालिस्तान कुछ, दिस वाज द लेवल ऑफ देयर यू नो अवेयरनेस अबाउट द इशू। वो एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार थे कि हाँ ये कोई इशू हो भी सकता है, इसकी वजह से वायलेंस। आप मुझे बताइए, आज पंजाब में पिछले 5 साल में सिर्फ डेटा निकाल लीजिए, कितने हिंदूज हैं जो, एक निज्जर की बात हुई तो पूरी दुनिया में तमाशा लग रहा है, इतने हिंदू मार दिए गए, आम हिंदू, कोई पॉलिटिकल लीडर था, कोई पुजारी था किसी मंदिर का, कोई महंत था, गोली मारते हैं। आज भी पिछले 5 साल में दर्जनों मारे इन्होंने। कभी इंडियन मीडिया में भी डिस्कस होता है? नोबडी डिस्कसेस इट, बिकॉज हिंदू लाइफ इज डिस्पोजेबल, इट डज नॉट मैटर। तो एक तो ये बात हो गई। लास्ट ये है कि आई थिंक द कैनेडियन हिंदू कम्युनिटी नीड्स टू स्टैंड अप ऑन इट्स फीट, बिकॉज आप जो अभी ये जो चल रहा है ना कि नहीं आप नहीं करें, छोड़ दें, डिस्कस मत करें, इसको पब्लिक मत करें, यू आर इन्वाइटिंग द इनएविटेबल। ठीक है, वो होना है। दिस वॉज द सेम इग्नोरेंस दैट वॉज देयर इन पंजाब amongst the Hindu community for which they paid the price, जैसे कीमत उन्होंने चुकाई। तो स्टैंड अप, आई एम नॉट आस्किंग फॉर वायलेंस, आई एम नॉट आस्किंग फॉर यू टू डू एनीथिंग, आई एम सेइंग गो टू योर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। कैनेडियन पॉलिटिशियंस के ऊपर एक कलेक्टिव प्रेशर डालना पड़ेगा आपको, एंड बिकॉज यू आर देयर, यू लिव देयर, आई थिंक यू शुड एडवोकेट इट। ठीक है, यू शुड टॉक अबाउट इट एंड you should lead them. Why not? Anybody has to stand up. Somebody has to stand up. Otherwise, they will have to suffer the consequences, and the consequences are not very good. They're going to be horrible. So this is my 2 cents that I had to say about the entire discussion. And thank you so much for coming, and your closing remarks. मेरे को लगता है कि कम्युनिटी जो है वो समझदार है, आज नहीं तो कल इन बातों से पर्दा हटेगा। हिंदू कम्युनिटी अभी शायद उतनी वेस्टर्न कनाडा में स्ट्रांग नहीं जितनी ईस्टर्न कनाडा में स्ट्रांग है। जैसे चंद्रा आर्य एक बहुत बोल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कई बार पन्नू की बातों के ऊपर ऐसे बात की है। 2-4 और लीडर हैं, अभी कुछ नए लीडर और भी आ रहे हैं, कंजर्वेटिव पार्टी में भी आ रहे हैं, शिव मजूमदार हैं, कुछ और हैं, अर्पित खन्ना वगैरह। तो उम्मीद है कि शायद ये कुछ हिंदू समाज के बारे में सोचेंगे, लेकिन केवल हिंदू या केवल सिख या केवल मुस्लिम के बारे में सोचने के बजाय अगर कैनेडियन बन के कैनेडियन वैल्यूज़ को पहले रख के सोचा जाए। अगर मैं यहाँ का बोझ, यहाँ का एक बिस्तर अपने साथ लेके चलूँ और दूसरे मुल्क में जाके कहूँ कि मैं इसी पे सोना चाहता हूँ और ऐसा ही करना चाहता हूँ और आप भी ऐसा ही करिए, आई थिंक दैट इज़ टोटली रॉन्ग। उस मुल्क की वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए। अगर किसी को
भारत की सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से, अफगानिस्तान की सरकार से कोई भी परेशानी है किसी भी मुल्क के व्यक्ति को, आई थिंक आप उस मुल्क में जाके उसके बारे में बात करिए, ना कि कनाडा की आबो हवा को ख़राब करिए। कनाडा में लोग गए सोशल सिक्योरिटी के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन अगर हम वहाँ जाके अपनी राजनीति को या इस तरह से उसको दलगत कर लेंगे जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में हो रहा है, अगर वैसी ही पॉलिटिक्स वहाँ पे करेंगे, फिर आपको अपना मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। आप वहीं पे रहते और वहीं पे आप ज़्यादा इन्जॉय करते। आप कनाडा में गए ये सोच कर कि वहाँ की आबो हवा अच्छी है, वहाँ पे लोग अच्छे हैं, वहाँ का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको भी ख़राब करने की कोशिश करोगे, आप उसको भी चेंज करने की कोशिश करोगे, और जैसे मैंने पहले कहा कि कनाडा की ब्यूटी इसमें है कि एक डाइवर्स नेशन है। मेरे लिए चाहे आज कंजर्वेटिव पार्टी में जसराज हलन है, चाहे वो टिम ओपल है, चाहे वो कोई और लीडर है, चाहे उसने दस्तार बांधी है, चाहे उसने नहीं बांधी, चाहे उसने टोपी ली है, चाहे वो टाई लगाता है, चाहे वो धोती पहनता है, मेरे को लगता है कि अगर वो कैनेडियंस के बारे में बात करता है, जो कि मेरे भविष्य के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए बात करता है, जो हमें इस कर्ज के जाल से मुक्त कराएगा, जो हमें फॉरेन इंटरफेरेंस से मुक्ति दिलाएगा, जो वहाँ में आपसी भाईचारक जो एकता है उसको बना के रखेगा, मेरे लिए तो वो लीडर अच्छा है। जो किसी और मुल्क की राजनीति के ऊपर कनाडा में राजनीति करेगा, मेरे को लगता है कि वो लीडर अच्छा नहीं है, और कैनेडियन लोगों को आंखें खोलनी चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, और ख़ास तौर से अपनी ही कम्युनिटी में, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में हो, उन लीडर से सचेत रहना चाहिए जो अपने फ़ायदे के लिए धर्म के नाम पे पोजीशन तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कम्युनिटीज़ के लिए करते कुछ नहीं। उनसे भी बचने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ भारत की सरकार से भी, जैसे आपने मेरे से कुछ अपेक्षाएं की, मैं भी चाहता हूँ भारत की सरकार ख़ास तौर से जो किसी भी, चाहे वो कम्युनिटी है, ख़ास तौर से सिख कम्युनिटी भी, उनके साथ रिकन्सिलिएशन है, उसको लेके कोई ना कोई एक ऐसा पैनल बनाए, कोई सुझाव बनाए, कुछ चीज़ करे जिसके साथ अगर किसी के मन में भी कोई बात है तो वहाँ पे एटलीस्ट वो रखी जा सके। हाँ, ये पंजाब में कौन जीतेगा या हरियाणा में कौन जीतेगा, किस तरह से जीतेगा, मेरे ख्याल से वो पार्टीज़ जो हैं उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। पंजाब में बीजेपी का काडर बहुत कमज़ोर है। पंजाब में बीजेपी के लोग अगर ये सोचेंगे कि मोदी बनारस में कुछ करेगा इसलिए मैं लुधियाना में जीत जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर बार ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि मोदी कर रहा है तो मेरे को जिता दो। तो भाई आपको भी कुछ करना पड़ेगा अपने शहर में। अगर आप अपने शहर में कुछ नहीं कर रहे तो मोदी जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, वो आपके लिए नहीं कर रहा, आपको भी ये सोचना पड़ेगा। तो यहाँ के लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप बोलोगे ही नहीं, अगर आप बताओगे नहीं आपको समस्या क्या है, अगर आप केवल और केवल बॉडीगार्ड्स लेने के लिए पॉलिटिक्स में उतरे हो या 4 पैसे कमाने के लिए पॉलिटिक्स में उतरे हो, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। लोग बहुत आगे आ चुके हैं, लोगों को समझ आ चुकी है। इस तरह के पॉडकास्ट जो हैं वो लोगों को जगाते हैं, लोगों को दिखाते हैं भाई अब वो बातें वो नहीं रही, अब तो लोगों के हाथ में सारी इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल फ़ोन्स में इन्फॉर्मेशन है, और ये ज़रूरी है कि डेफिनेटली मैं देख रहा था कि भारत सरकार के खासतौर से जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जाके बहुत सारे यूट्यूबर्स को मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम के जो आइकॉन्स हैं उनको मिल रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, तो अपना मैसेज जो है वो घर घर तक पहुंचा रहे हैं, और ये ज़रूरी है। आप अपने काम को पहचानो, अपने काम को आगे भेजने की क्षमता आप में होनी चाहिए। केवल बातों से ही बातें ना हो, केवल आज समय को बचाने के लिए कि आज मेरे ऊपर एक तलवार लटक रही है जो पब्लिक इंक्वायरी की है और मैं आज एक बयान दे दूं और कल को मैं मुकरने की कोशिश करूं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो कैनेडियन पॉलिटिक्स या कैनेडियन पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो भारतीय पॉलिटिक्स या भारतीय पॉलिटिकल लीडर हैं, इन दोनों को इस बात को सामने रखना होगा कि भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत पहले भी बहुत मजबूत रहे हैं, क्योंकि भारत और कनाडा के रिश्ते भारत और कनाडा के लोगों के साथ बने हुए हैं। पीपल टू पीपल रिलेशन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वे मोर इम्पॉर्टेंट देन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। दो ट्रेड इंडस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट जो पीपल टू पीपल रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ई वीज़ा अभी शुरू हुए, जब बंद हुए थे तो लोगों की कतारें लगी हुई थी। वही लोग जो किसी आइडियोलॉजी के साथ नहीं है वो भारत सरकार के खिलाफ हो गए थे कि भाई वीज़ाज क्यों बंद कर दिए गए, लेकिन वो लोग तब नहीं बोल रहे थे जब भारत सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो उन लोगों को भी सामने आना चाहिए, उन लोगों को एटलीस्ट ये बात ज़रूर, कई बार आपकी साइलेंस जो है वो आपकी रजामंदी बन जाती है।
राइट। कई बार वो लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, जो बाकी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, कि शायद ये 10 लोग कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये है कि ये भी इन्हीं के साथ है। थोड़ा सा अलग दिखना ज़रूरी है और दिखना चाहिए भी, और अपनी बात को रखनी चाहिए। और आइडियोलॉजी चाहे आपकी कोई भी हो, चाहे आप खालिस्तान के हक में हैं या खिलाफ है, अगर आप खालिस्तान लेना चाहते हैं, और अगर मैं मिस्टर जो पन्नू है, गुरपतवंत पन्नू, उनकी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे सवाल भी किया था। मैंने कहा आप 1867 के पंजाब की बात कर रहे हो, 1840 या 1867 के पंजाब की बात कर रहे थे। मैंने कहा उस टाइम तो पंजाब की डिवाइड ही नहीं हुआ था, तो या तो आप लाहौर जाके वहाँ से आवाज़ उठाइए ना, जो तख्त तो पंजाब का लाहौर ही था। हाँ, तो वहीं से आवाज़ उठनी चाहिए ना। तो वो कहते नहीं, मैं तो 1947 के बाद के पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा 1947 के बाद का पंजाब भी तो अब पंजाब नहीं है ना, अब तो 1966 के बाद के पंजाब की बात कीजिए। और जहाँ तक 1966 के पंजाब की बात है, तो पंजाब में तो पंजाबी और पंजाबियत अभी भी है, क्योंकि 47 वाला पंजाब जो है वो तो फिर उसमें हिमाचल और हरियाणा। मैं एब्सोल्युटली, ये सवाल मैंने किया था, ऐसे ही बैठ के किया था। लेकिन अभी मिस्टर पन्नू को छोड़ दें 10 मिनट के लिए, आज 1966 के बाद जो पंजाब की आज का जो परिदृश्य है, उसमें पंजाबी तो एज ए पंजाबी अपने आप को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, मलेरकोटले में रहने वाला हो, वो पंजाबी मानता है अपने, है भी पंजाबी। पंजाबी किसी एक धर्म या किसी जात के साथ जुड़ी प्रोविंस तो नहीं है ना, ज्योग्राफिकल लैंड तो नहीं है। सही बात है। लेकिन जो पंजाबी यहाँ से उठ के कनाडा में चला गया या यूरोपियन किसी नेशन में चला गया, वो वहाँ पे जाके जो पॉलिटिक्स कर रहा है, वो मालवा की पॉलिटिक्स कर रहा है, दोआबा की पॉलिटिक्स कर रहा है, माझा की पॉलिटिक्स कर रहा है। तो ये पंजाबियों के लिए ज़्यादा सोचने वाली बात है। पंजाब तो पहले तो इतना बड़ा पंजाब 1947 में आपने डिवाइड करा लिया। अरे जिन्होंने क्वीन की कसम खाई है इंग्लैंड में, ठीक है, जो मतलब क्वीन की कसम खा करके और ब्रिटेन को सर्व करने की बात करते हैं, वो भी जो वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हुए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो भी दुआबे और माझे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स उन्होंने करनी वहाँ की, एक्चुअली पॉलिटिशियन है, लेकिन वहाँ पे भी बैठ के वो दुआबे और माझे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दुआबा माझा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। इसी संजय कुमार वर्मा जो हाई कमिश्नर है, जिस दिन इनकी विजिट थी, 19 मार्च थी मेरे ख्याल से, जिस दिन उनकी विजिट थी, उस दिन लिबरल सरकार के ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मिले हैं इनसे, और वही जब प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, वही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ये कह रहे हैं कि जी मेरा भी वीज़ा एक बार भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था, तो मैं तो खुद प्रताड़ित हूँ भारत सरकार का। और भारत सरकार के कॉन्सुलेट के साथ उनके संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो ये भी तो चीज़ें देखनी होंगी ना, कि आप कहीं पे कुछ बात कर रहे हो कम्युनिटी के सामने अपने, तो भाई फिर मेरे को भारत की पॉलिटिक्स और कनाडा की पॉलिटिक्स में फ़र्क क्या लग रहा है? अगर आप वही सारी चीज़ उठा के ले आए हो और आपको ये लगना शुरू हो गया कि ये लोग इसी चीज़ को मानते हैं, समझते हैं, तो पाकिस्तान का पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स लेके आएगा। आज पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स के हालात जिस तरह से चल रहे हैं, इमरान खान और शहबाज शरीफ, और उसके बाद अब जो केयर टेकर सरकार चल रही है उनकी, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत परेशानी में है। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी एक स्टेटमेंट जारी की थी कि जो ओवरसीज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके नाम की लिस्ट भी हम बना रहे हैं। तो हर मुल्क अपनी सॉवरेनिटी के लिए कुछ ना कुछ तो करता है। तो अगर आप उसको इस लिहाज से देखो कि आप किसी एक धर्म के खिलाफ हो गए हो, किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ हो गए, ऐसा नहीं है। वो उन लोगों के खिलाफ हो सकते हैं जो लोग किसी मुल्क की आंतरिक शांति को या उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी को, सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, उनके खिलाफ तो हो सकते हैं। बाकी लोग तो सारे अपने ही हैं। मेरे को पूछा गया RCMP की तरफ से, जब मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, कि आप किसी पे चार्ज लगवाना चाहते हो, मैंने कहा किस पे लगवाऊं, ये भी तो अपने हैं, क्या कहूँ। पंजाबी के साथ झगड़ पड़ा। मैं भी पंजाबी हूँ, मेरे को गालियाँ देने वाले पंजाबी थे। पंजाबी में तो कहते हैं माँ और बहन सबकी साझी होती है। हाँ। तो अगर आप गालियाँ दे रहे हो तो आपने किसको गालियाँ दी, ये आप समझिए। और अगर आपको गाली दे के शांति मिलती है तो फिर मैं चाहूँगा कि आप शांत रहें। और मैं लास्ट में इतना कहूँगा कि जैसे प्रो खालिस्तानी होने का मतलब ये नहीं होता, हमको बताया जाता है कि प्रो खालिस्तानी होने का मतलब ये नहीं कि हम एंटी हिंदू हैं। हाँ, तो उसी तरीके से एंटी खालिस्तानी होना भी जो है एंटी सिख नहीं होता है। नहीं होता, ठीक है, एब्सोल्युटली। And so on this note, I guess we'll end today's discussion. Thank you so much again, Samir Bhaji, बहुत बहुत that शुक्रिया। you came.
और हमारे देखने वालों को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि ये अगर इशू अगर आगे भी आता है तो हम समीर पाजी को, अगर ये यहाँ रहे तो यहाँ पे इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो कनाडा में हुए तो हम ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे और कोशिश करते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे कुछ कर सकें। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।